आपसे इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। जसप्रीत सिंह जी, आप सबको नमस्कार, आदाब। तो पहली बात, मैं सागर की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो सीओपी है या इस तरह के जो प्रोग्राम है, जब इनमें कोई पक्का रिजल्ट ही नहीं निकालना है इन्होंने, तो ये क्यों होते हैं? तो इसके अलावा मुझे एक और बात भी समझ में नहीं आती कि जैसे जो भी हमारे ये जो सागर ने आर्टिकल भेजा था हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर में, और जो दवा कंपनियां हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, उसके ऊपर में, कि ये जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसका बेसिकली मोटिव क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय का मोटिव ये होना चाहिए कि जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो हमारी हेल्थ है जो, वो अगर अच्छी रहे तो उसके लिए जो फंडामेंटल या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही होनी चाहिए कि हमारी हवा जो है वो साफ हो, हमको स्वच्छ पानी जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी हो, और जो हमारा खाना है वो साफ सुथरा हो, और वो पेस्टिसाइड या किसी भी तरह के केमिकल से वो कंटेमिनेटेड ना हो। लेकिन आप देखोगे जो ये हेल्थ केयर मिनिस्ट्री है या हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये किस तरफ जा रही है कि जीडीपी की तरफ जा रही है, कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो एक्चुअली जो उनको करना चाहिए वो करने की बजाय वो लोग कर क्या रहे हैं कि हम कितना ज्यादा पैसा आ रहा है, कितना ज्यादा, कितने ज्यादा अस्पताल खोलो। जो हम लोग हैं, हम लोगों के ऊपर में भी ये बात रहती है कि उन्होंने अस्पताल खोल दीजिए हमारे लिए, या फिर हमारे लिए जो है वो कोई एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो कितना ज्यादा पैसा दे रही है, 5 लाख रुपए साल का दे देगी अगर हमको वो होगा। तो अल्टीमेटली ये माइक किसका ऑन है? डिस्टरबेंस हो रहा है। रूपचंद जी माइक आपका बंद करो, म्यूट कर लो रूपचंद जी। तो इसलिए बात वही है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो मोटिव है वो अगर हमारी हेल्थ ठीक रखना ही नहीं है, उसका जो मोटिव है कि जो हेल्थ केयर जो सेक्टर है या फिर फार्मा सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनके मुनाफा बढ़वाना या फिर उनका मुनाफा उनका ज्यादा हो, ये उनका मोटिव है, तो बात वही है। इसका मतलब तो ये है कि वो ये चाहती है कि हमारी सेहत खराब रहे, हमारी हवा और खराब हो, हमको और खराब पानी मिले, हमको और ज्यादा कंटेमिनेटेड खाना मिले। जितनी हवा और खराब होगी उतना हम और बीमार होंगे, उतने ज्यादा और अस्पताल खोलेंगे, उससे और ज्यादा प्रीमियम आएंगे उन कंपनियों को, और उससे और ज्यादा जितने ज्यादा, जैसे अगर हमको ये लगता है कि अगर फलानी जो गवर्नमेंट है वो 3 लाख या 4 लाख रुपए तक का प्रीमियम हमको दे रही है, तो कंपनियों को तो पैसे चले गए, लेकिन अल्टीमेटली वो फ्री के पैसे नहीं है, वो हमारे टैक्स से इकट्ठे होंगे पैसे। तो इसलिए बात वही है कि ये सारी बातें बहुत अटपटी हैं, ये सिर्फ सीओपी की बात अटपटी नहीं है, मुझे ये सारी की सारी बातें ही अटपटी लगती हैं। तो चलिए आगे वाला पॉइंट अगर बात करते हैं, तो देखिए जो भी डील हुआ उसको लेके हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सीओपी 28 में जो डील हुआ है वो, उसमें सिर्फ एक ही मेन पॉइंट कहा गया है कि जो अभी जो भी हमारी एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से ले रहे हैं उसका हम रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिशन करेंगे, तो उसमें यही पॉइंट कहा गया है। लेकिन अब उसमें मेन बात जो है वो ये है कि जो स्टॉक टेक था वो बिल्कुल नहीं हुआ, कि जो भी इन्होंने पहले, जैसे इंडिया ने ये वादा किया था कि हम 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे या फिर नेट जीरो हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप के और सारे देशों ने, किसी ने 2040 का टारगेट दिया, किसी ने 2045 का टारगेट दिया, किसी ने 2050 का टारगेट दिया। तो अभी वो लगभग 4 से 5 साल होने को हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को लेके कोई अपना जो रिजल्ट पेश नहीं किया या अपना परफॉर्मेंस पेश नहीं किया कि भाई इतने साल में उन्होंने क्या किया है, कि जो भी ये आप अगर टारगेट ऐसा तो है नहीं कि एकदम से 2060 में या 2050 में जाके वो जीरो हो जाएगा, जो या नेट जीरो हो जाएगा जो भी कार्बन इमिशन है। तो आपने इतने 4-5 साल में क्या किया और आपका कितना कम किया है आपने, इस बात को लेके किसी भी कंट्री ने कोई भी रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की, या अगर पेश की भी है तो वो उन्होंने पब्लिक नहीं की है।
तो इसलिए बात यही हो रही है कि ये जो भी ये सब बातें वहां पे हो रही हैं, तो ये लोग जो भी लोग कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके बीच में बैलेंस नहीं है। इसीलिए ये बात कहना बिल्कुल, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे भी, कि ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये जो सरकारें हैं या तो शायद ये दिखाते ही हैं ये कि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है वाला जो एक होता है, कि वो है कि लोगों को ये दिखा देते हैं कि भाई नहीं, हम बहुत सिंसियर हैं जो भी पर्यावरण का इशू है उसको लेके। तो लेकिन अल्टीमेटली जो है उन्होंने करना कुछ नहीं है, वही बिजनेस एज यूजुअल जो है वही चल रहा है अब तक। कुछ भी कोई खास, कोई आप लगा लो कि कोई ब्रेक थ्रू हो या फिर कोई बड़ी इंप्रूवमेंट या कोई बड़ी अचीवमेंट कुछ है नहीं है। जो भी ये लॉस एंड डैमेज वाले फंड की बात करते हैं, तो पहले इन्होंने जो वादा किया है वही पूरा नहीं किया था, अब इन्होंने और वादे कर लिए। पहले इन्होंने कहा था कि हम $100 बिलियन का फंड बनाएंगे, वो इनसे इकट्ठा नहीं हुआ। अब इन्होंने दोबारा कर दिया, दोबारा वादा कर लिया कि यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि मैं भी $100 बिलियन दूंगी, और जो अमेरिका है वो भी बोल रहा है मैं $100 बिलियन दूंगा। लेकिन जो मेन इशू है वो वहीं पे अटकता है कि जो भी ये ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने बात तो कर ली है, लेकिन वो ट्रांजिशन का कोई रोड मैप जो है वो कोई पेश नहीं किया गया। अब ट्रांजिशन हम करेंगे ऐसा बोल दिया, वो कब होगी? वो 2030 में होगी, 2040 में होगी, या 2100 में होगी, 2150 में होगी? उस बात का कोई रोड मैप जो है वो तो पेश किया नहीं। लेकिन हाँ, वादा कर लिया कि हाँ हम कर देंगे, करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बात वही है कि जो इन्होंने पहले वादे किए थे उस पे इन्होंने क्या किया है, वो तो इन्होंने कुछ जो है उसकी तो इनकी रिपोर्ट कोई पेश हुई ही नहीं है। लेकिन अब इन्होंने उससे भी ज्यादा बड़ा वादा कर लिया है। तो इसलिए इस पे COP28 में जो भी हुआ, मुझे इसमें कुछ लगता नहीं है कि अल्टीमेटली इससे कुछ निकलेगा। ये बहुत ही लाइक आप लगा लो कि फ्यूटाइल एक एक्सरसाइज है जो हर साल हो जाती है, लेकिन इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। और इसमें कुछ निकल क्यों नहीं रहा है, इसको लेके कुछ आंकड़े जो आए हैं कि इस साल जो सबसे बड़ा ग्रुप था, सरकारी ग्रुप था, वो UAE का था, क्योंकि जो UAE है वो होस्ट था जब दुबई में क्योंकि प्रोग्राम हो रहा था। तो वहां 4409 जो थे इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो दल था वो ब्राजील का था, जिसके 3081 सदस्य थे। तो ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा इसलिए था क्योंकि अगली जो COP29 है वो ब्राजील में होने वाली है। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप था वो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के लॉबिस्टों का ग्रुप था, क्योंकि इस बार इन्होंने रजिस्ट्रेशन थोड़ा इस हिसाब से करवाया था कि इन्होंने पकड़ लिया। पहले वो उनको पकड़ा नहीं जाता था कि वो कुछ और बोल के रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, और उनका पक्का पता नहीं होता था कि ये कोई आदमी जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो है। इनमें मतलब जो ये फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट हैं, इनकी जो टोटल संख्या है वो लगभग 2450, 2456 इनकी संख्या है, कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप इनका था। और इनमें बहुत सारे ऐसे थे कि जो ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, बहुत सारे ऐसे थे जो कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, या फिर गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, या फिर काफी सारे ऐसे थे कि जो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉसिल फ्यूल ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उनके साथ में जो है वो रिलेटेड थे ये। तो अब आप बात सोच लो कि जब ये लोग वहां पे आए हैं और वहां पे ये लोग पूरा अपना जो भी इनका प्रॉफिट है या फिर जो भी ये लोग वहां पे करते हैं, तो वो सारे का सारा बेसिकली जो डील हो रही है इसको सैबोटाज करने के लिए, इसको खराब करने के लिए वहां पे थे। बाकी नहीं तो और क्या काम है इनका, ये अपना काम करें और इनको अपना काम करने दें। लेकिन उसके अलावा एक ये भी बात आई कि जो एक सबसे बड़ा ग्रुप था वो एक है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग एसोसिएशन है, IETA। ये सबसे बड़ा ग्रुप था जिसके 116 सदस्य थे। और जो इंडिजीनियस रिप्रेजेंटेशन थी कि जो हमारे इंडिजीनियस ग्रुप हैं अलग अलग दुनिया में, क्योंकि इंडिजीनियस लोग जो हैं, जैसे जिनको हम आदिवासी बोल देते हैं इंडिया में, ये अलग अलग जगह जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, यही ऐसी कम्युनिटीज हैं जो नेचर के सबसे करीब में रहती हैं और जो जिनके ऊपर में सबसे ज्यादा असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, जो इफेक्ट है उन पे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और उनके सिर्फ 316 रिप्रेजेंटेटिव को ही परमिशन दिया गया वहां पे आने का।
तो इसका मतलब ये है कि ये तो खुलेआम आएंगे जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। उसके अलावा एक फिर ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे, बहुत सारे जो कंट्रीज थे, उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रुप आया हुआ था वो उसका भी पार्ट था। जैसे फ्रांस का जो आया था ग्रुप आया था, उसमें टोटल एनर्जीज और ईडीएफ करके है, ये जो दोनों फॉसिल फ्यूल जायंट्स हैं फ्रांस के, ये वहां का जो सरकारी ग्रुप आया था ये उसका पार्ट थे। एक ईएनआई है कंपनी, वो इटली के डेलीगेशन का पार्ट थी। और फिर जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है और एक्सन मोबिल है जो ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं और ऑयल जो है वो उसका कारोबार करती हैं, ये ईयू के डेलीगेशन में थे। तो अब बात यही है कि अगर वहां पे इनका इतना ज्यादा कब्जा हुआ है जो भी ये लॉबी है फॉसिल फ्यूल्स वाली, तो हम फिर यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव आउटकम अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी। यहाँ से कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ सेट किया हुआ है। और जो भी डील हुआ, जितनी वहां से रिपोर्ट आई लास्ट दिन में जो भी डील हुआ, तो पहली बात तो ये थी कि उसमें ये कहा जा रहा था कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन या जितने भी ये डेवलप्ड कंट्री थे ये थोड़ा पीछे थे, लेकिन क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर में बात आ रही थी तो जो भी ये ज्यादा ओपेक वाले कंट्री थे इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया, खास करके सऊदी अरेबिया ने। और उसके अलावा ईरान और रशिया भी इनमें थे, क्योंकि ये कंट्री ऐसे हैं कि जिनकी पूरी की पूरी जीडीपी या जिनका पूरे का पूरा जो इकोनॉमी है वो फॉसिल फ्यूल्स की ट्रेडिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये बात हुआ कि सऊदी अरब पीछे हट गया। सऊदी अरब को बोले कि किसी ने आके ये किया, इवन ये अबू धाबी ऑयल कॉर्पोरेशन का जो प्रेसिडेंट था, जो सीओपी का प्रेसिडेंट भी था, अल जबैर, तो उसने जो एक बंद कमरे में उनके बीच में मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उसने बोला कि भाई तुम क्यों अकेला बदनामी करवाता है, किसी और को भी बोलने दो, क्योंकि अब अगर ये डील नहीं होती है तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो तुम्हारे ऊपर आएगी। तो जिसके चलते ये हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत शब्दों का फेरबदल करके अल्टीमेटली जो है वो डील पास होगी। और वो डील इतनी जल्दी पास हुई कि बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उन्होंने बाद में आके इस बात पे एतराज जताया कि हम जब डील पास हुई और उसके लिए वोटिंग हुई तो हम उस कमरे में थे ही नहीं। तो और उन्होंने बोला कि जो भी ये इन्होंने लैंग्वेज यूज की है ये काफी नहीं है, हम इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो भी कंट्री ज्यादा इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं कि ये ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा क्लाइमेट चेंज का जितना हमारे ऊपर हो रहा है, कि जो छोटे छोटे आइलैंड नेशन हैं वो डूबेंगे सबसे पहले। तो इसलिए वहां पे भी ये सब आप लगा लो कि जो भी ये डिप्लोमेटिक जो है, दूसरा जो भी आप लगा लो राइट विंग पॉलिटिक्स, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, ये वो सारा, तो वहां पे भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंसेंसस के साथ में कोई बात हो, वहां पे भी इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है। और अल्टीमेटली वही है कि कोई चीज अगर पॉलिटिकल हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली फिर उसमें ये हो जाता है कि वो फिर लाइक वो हम अगर बोलेंगे कि वो इंसानों के भले का कोई डिसीजन ले लेंगे या नेचर के भले का कोई डिसीजन ले लेंगे, पॉलिटिक्स जहां पे घुस जाती है वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज जो है वो उसकी आउटकम से नहीं आती है। तो उसके अलावा फिर एक ये भी बात आई थी कि जो कुछ डेयरी और मीट इंडस्ट्री वाली कंपनियां हैं, क्योंकि इस बार एक चीज और नोट करने वाली है कि मीथेन के इमिशन को लेके कोई बात नहीं की गई है जो भी ये समझौता हुआ है। और उसमें यही बोला जा रहा है कि जो मीट और डेयरी वाली कंपनियां हैं ये भी, इनके भी काफी रिप्रेजेंटेटिव थे। एक जो ग्रुप है, एक डी स्मोक करके ग्रुप है, उसके मुताबिक लगभग 340 लोग थे इन कंपनियों के, अलग अलग देशों के जो ग्रुप आए थे उनके अंदर में इनके आदमी थे। और जिसके चलते इनकी लॉबिंग के चलते ये हुआ कि इस बात पे कोई ये नहीं हुआ, कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। और जो एक गार्डियन में एक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ये है कि जो टॉप 5 कंपनियां हैं जो डेयरी और मीट वाली ओनली टॉप 5 मीट ट्रेडिंग वाली कंपनियां हैं, उनके जो इमिशन है वो जो बड़ी ऑयल वाली कंपनियां जैसे शेल है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उनसे भी ज्यादा है। और जो डेयरी इंडस्ट्री को अगर हम ले लें
तो उसका जो ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है उनमें 3.4% का उनका कंट्रीब्यूशन है, जो कि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए इन्होंने जो भी अपनी लॉबिंग की, उसकी लॉबिंग का रिजल्ट ये हुआ कि मीथेन को लेके या नाइट्रोजन एमिशन को लेके जो पिछली बार काफी बात हुई थी, इस बार उसकी बिल्कुल कोई बात ही नहीं हुई। तो उसके बाद में फिर सीओपी के बाद में मैं अगला पॉइंट एक बोलूंगा कि जो वैसे तो बात हो गई है कि हम ट्रांजिशन करेंगे जो रिन्यूएबल्स है उसमें, लेकिन एक कल ही रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की कोल के बारे में। तो उसमें ये बोला गया है कि 2023 में जो कोल की डिमांड है वो पिछले साल के मुकाबले 1.4% बढ़ी है, और इस साल जो इसकी डिमांड है वो 8.5 बिलियन टन जो है वो रहेगी, जो कि इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा है। और इसमें उन्होंने जो एक चीज उसमें ये बताई है कि इनमें जो सबसे ज्यादा जो डिमांड ये बढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 3 देशों का है, चाइना का, इंडिया का और इंडोनेशिया का। और लगभग 70% जो कोयले की डिमांड है ये इन 3 देशों की वजह से है। लेकिन ईयू और यूएसए की जो डिमांड है उसमें 20% की कमी आई है इस साल, क्योंकि जो भी उन्होंने अपने रिन्यूएबल्स में उन्होंने काफी ज्यादा बड़ी लेवल के ऊपर में इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते ऐसा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन में भी और अमेरिका में भी जो है वो कोयले की डिमांड में कमी आई है। इंडिया में कोयले की डिमांड जो है वो इस साल 8% बढ़ी है और चाइना में भी 5% बढ़ी है। और इनके अंदाजे के मुताबिक ये है कि अभी 2026 तक कंडीशन यही रहने वाली है कि जो इस साल जैसे 8.5 बिलियन टन जो कोयले की डिमांड है, तो 2026 तक ये 8 बिलियन टन के राउंड अबाउट ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि शायद पीक कोल आ जाएगा, कोल की डिमांड का पीक आ जाएगा अगले साल या फिर 2025 में, 2026 में, लेकिन इसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं होगा। तो अब बात वही है कि एक तरफ तो सरकारें बात कर रही हैं कि हम ट्रांजिशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक तरफ ये हो गया है कि कोयले की डिमांड जो है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो भी ये कर रहे हैं और जो भी ये वहां पे बोल रहे हैं, जो भी एक्चुअली कर रहे हैं, इसमें कुछ बैलेंस नहीं है। तो इसमें ये वाला पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहता था। और इसके बाद में फिर थोड़ा 1-2 पॉइंट जो है मैं जो गाजा वाला वॉर है उसको लेके बोलूंगा कि वो लाइक वॉर से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। एक पॉइंट तो ये आया है कि जो एक काफी बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं, एक मर्स्क है और एक हैपोग लॉयड है, एक डेनिश कंपनी और एक जर्मन कंपनी है, क्योंकि जो हूती विद्रोही है, एक अगर आपको थोड़ा ध्यान हो कि जो भी ये ट्रेडिंग होती है स्वेज कैनाल के थ्रू, तो ये रेड सी से गुजरती है, और जब रेड सी से ये अरब सागर में दाखिल होते हैं जहाज, तो बाब अल मंदाब एक छोटी सी एक स्ट्रेट है जहां पे जो समंदर है वो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है। तो वहां से ये सारी जो शिपिंग है वो गुजरती है, और ये बोला जाता है कि रेड सी रूट है ये लगभग 20% जो ट्रेड है दुनिया का ये यहाँ से गुजरता है। तो अब यहाँ पे ये है कि जो एक तरफ तो सोमालिया है वहां पे और एक तरफ यमन है, और सोमालिया में भी पूरा जो है वो कोई जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो नहीं है। वो वहां पे अलग अलग जो कुछ जिहादी ग्रुप हैं, कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं, वहां पे उनका अलग अलग एरियाज पे कब्जा है। और जो यमन है, यमन में जो हूती विद्रोही हैं उनका कब्जा है, जो साउथ यमन है, जो बाब अल मंदाब स्ट्रेट के साथ में लगता एरिया है। तो वहां से अब जब से गाजा में वॉर शुरू हुआ है, तो गाजा के साथ में सॉलिडेरिटी, हमास के साथ में सॉलिडेरिटी जो है वो दिखाते हुए उन्होंने वहां पे काफी जो टैंकर निकलते हैं उन पे हमला किया था। अब ये जो 2 कंपनियां हैं, इन्होंने कुछ दिनों के लिए जो है वहां से अपना पूरे का पूरा जो कारोबार है उसको बंद करने का अनाउंसमेंट किया है। तो अब वही है कि जो भी ये वॉर हो रहा है, अब कोई ये रीजनल वॉर नहीं रहेगा। अल्टीमेटली जो ग्लोबल जो आप लगा लो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर में भी इसका जो है वो असर शुरू हो गया है। और एक जो पॉइंट है वो थोड़ा एकेडमिक पॉइंट है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन जो है वो वाले फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, कि एक न्यूज अमेरिका से है ये कि जो अमेरिका की 3 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,
तो इनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुई गाजा वॉर से रिलेटेड पिछले दिनों। उसमें ये बात आई कि जो ये यूनिवर्सिटीज थी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस बार उनके ऊपर में ये इल्जाम लगाया गया कि वो जो एंटी जूइश या फिर एंटी सेमिटिक जो एक्टिविटीज हैं वो खुलेआम अपने कैंपसेस में उनको होने दे रही हैं और उनको सपोर्ट कर रही हैं। और इसको लेके एक कांग्रेस की, अमेरिकन जो कांग्रेस है, जो अमेरिकन पार्लियामेंट है, उसकी कमेटी बनी हुई थी। तो जो डायरेक्टर है, इनकी तीनों लेडीज ही थी, उनको बुलाया गया वहां पे हियरिंग में और उनसे पूछा गया। और सबसे बड़ी बात अब ये है कि उनको जो भी सवाल किए गए उनको बोला गया कि आप इसका हाँ या ना में जवाब दो। तो उस बात को बेसिकली जो वो उनको सवाल पूछने वाले थे ज्यादा, वो सारे रिपब्लिकन थे, जो हमको पता है कि जो जायनिस्ट हैं और जो प्रो इसराइल या प्रो जूइश जो सेंटीमेंट रखने वाले लोग हैं। और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको काफी लिबरल और थोड़ा लेफ्टिस्ट भी माना जाता है। लेफ्टिस्ट लिबरल जो है वो इस तरह का माहौल है वहां पे। तो इसलिए ये जो जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे जो प्रो आरएसएस संगठन है वो जेएनयू के साथ में, जेएनयू के प्रति उनका जो नजरिया है, वैसा ही जो रिपब्लिकन है उनका इन यूनिवर्सिटीज के प्रति नजरिया है कि वो वहां पे जो भी कुछ पर्टिकुलर रिपब्लिकन एजेंडा है वो वहां पे नहीं चलने देती है। वहां पे हर तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो था पूरा, वो भी वहां पे हुआ। तो अब इसमें यही बात आती है कि वहां पे इल्जाम यही लगा कि जब 7 अक्टूबर को वहां पे अटैक हुआ था हमास की तरफ से, तो वहां पे सेलिब्रेटरी रैलीज निकली। जो खासा के अरब स्टूडेंट थे उन्होंने सेलिब्रेटरी रैलीज निकाली और उसके अलावा उन्होंने ज्यूइश लोगों को एक तरह से जेनोसाइड करने के लिए किल ज्यूज के भी नारे लगाए, जिसकी वजह से वहां पे जो ज्यूइश स्टूडेंट थे उनमें बहुत डर का माहौल हो गया और काफी सारे जो थे वो कैंपस छोड़ के चले गए। और उसके अलावा फिर बाद में उनकी रिटेलिएटरी रैलीज निकली कि जो भी एंटी मुस्लिम जो कुछ ग्रुप थे प्लस जो आप लगा लो जायनिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने मिलके फिर ऐसी रैलीज निकाली जहां पे किल मुस्लिम्स के नारे लगे। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि वहां पे ऐसा माहौल हो गया कि एकदम पॉलिटिकलाइज हो गया माहौल। और लेकिन जो भी कांग्रेस में हियरिंग हुई उसमें इनके ऊपर में उनसे ये तो पूछा गया कि वहां पे जो एंटी जूइश एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं, लेकिन उसके रिटेलिएटरी जो एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज जो हुई उससे रिलेटेड उनसे कोई बात नहीं की गई। और इस चीज को वो इतना बड़ा बना के दिखाया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और अभी फिर ऐसा हो गया है कि बहुत सारे जो रिपब्लिकन है उन्होंने लॉबिंग करके जो बहुत सारे जो इनको फंडिंग होती है अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये बोला जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर इनकी जो $1 बिलियन की फंडिंग जो है वो उनकी खत्म करवा दी गई है। उनके ऊपर में ये इल्जाम लगा के यहाँ पे जो भी ये एक्टिविटीज हो रही हैं ये एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, या फिर आप लगाओ कि यहाँ पे एंटीसेमिटिक एक्टिविटीज हो रही हैं इस तरह से। तो अब जो ये सारी बातें हैं, अगर हमको ये लगता है कि ये जो गाजा का और इसराइल का वॉर है इसका इधर उधर कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ज्यूज में ऐसे लोग हैं जो इसराइल का जो वॉर है उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स में ऐसे लोग हैं जो इसराइल का साथ दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है ये गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ अलग विचार है इसके बारे में। लेकिन अब बात वही आ रही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है दोनों तरफ की वो आपस में क्लैश कर रही हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इसराइल में या फलस्तीन में ही क्लैश कर रही हैं, फिर अरब कंट्रीज में ही क्लैश कर रही हैं, यूरोप में, अमेरिका में, इवन वहाँ के जो प्रेस्टिजियस जो दुनिया के सबसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहां पे भी इसका असर हो रहा है। और दूसरी बात एक ये है कि इस चीज को वन साइडेडली दिखा के उन इंस्टीट्यूट्स को बदनाम किया जा रहा है, जैसे हमारे इंडिया में जेएनयू को किया गया। यही सेम चीज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में और MIT के साथ में ही हो रही है। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई। अब ऑब्वियसली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि किल ज्यूज के नारे लगाने भी उतने ही खतरनाक हैं जितने किल मुस्लिम्स के नारे लगाने हैं। तो ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह है, लेकिन
जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि ठीक है, आप जो एक इस्राइल मुर्दाबाद का नारा लगा लो आप, लेकिन अगर कोई बोलते है किल ज्यूज, तो ये जो है ये नारा कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर नहीं आता। सेम टू सेम कोई हमास मुर्दाबाद का नारा लगा ले वो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई किल मुस्लिम का नारा लगाता है वो भी उतना ही खतरनाक है जितना किल ज्यूज का नारा लगाने का है। तो कोई किल ज्यूज का नारा लगा रहा है, इसके नाम पे किल मुस्लिम्स का जो नारा लगाने को जस्टिफाई नहीं होना चाहिए, जैसे किल मुस्लिम्स का नारा लगाने पे किल ज्यूज जस्टिफाई नहीं होना चाहिए। ये दोनों इक्वली गलत है। और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा हो सकता है कि शुरू के दिनों में माहौल बहुत खराब था और उस टाइम पे हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ गलतियां हुई हो और वो माहौल इसमें जो है वो उस हिसाब से बनाने में या वहां पे जो सही माहौल क्रिएट करने में या फिर सही माहौल बनाए रखने में मे बी वो अनसक्सेसफुल रहे हों। लेकिन अब इस बात को पॉलिटिकल इशू बना के उन्हीं यूनिवर्सिटीज को जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है दुनिया की, उनको बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। जी, तो यही कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। है कि सबसे मुख्य चीज ये है कि हमें एक इंटरनेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक्शन जो है वो लोकल लेवल पे ही हो सकता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास इतना फोर्स नहीं है आज, न भारत में है, न चीन में है, न रूस में है, न अमेरिका में है कि एक इंटरनेशनलिस्ट मूवमेंट बनाने का हमारे पास इतना फोर्स नहीं है, न हमारे पास समय है आज। क्योंकि समय होने के लिए जैसे बाकी चारों मूवमेंट्स के पास समय था, एक एक मूवमेंट को मैच्योर होने के लिए कम से कम 50-60 साल लगा। आज हमारे पास वो समय नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को आधा करना है 2030 तक, और अभी भी हमारे एमिशंस जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन असल में घटना चाहिए हर साल 8% घटना चाहिए, आज भी 1% ज्यादा हो रहा है हर साल, तो हमारे पास समय भी नहीं है। तो ये इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम यही कर सकते हैं कि भाई जहां तक हो सके लोकल प्लेटफॉर्म्स बनाएं, और इस दिशा में कम से कम कर्नाटक और गोवा में कुछ पहलू हुआ है। जैसे कि कर्नाटक में 3 दिसंबर को ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुका कि कर्नाटक में पूरे कर्नाटक से जितने भी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। और गोवा में 13 जनवरी को एक मीटिंग प्रेपरेटरी मीटिंग होने वाला है, जहां पे पूरे गोवा स्तर पर जितने भी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का एक प्रयास हो रहा है। और यही कहूंगा मैं कि भाई हम लोग बातें करते जा सकते हैं, लेकिन खास कार्यक्रम बनाना और उस कार्यक्रम पे काम करना बहुत जरूरी है। और इसी दिशा में जब पिछले बार भी मैं आया था वहां बीकानेर, तो मैंने 4 कार्यक्रम आपके सामने रखा था कि भाई इन चारों पे काम करें, क्योंकि जितने हम लोग कार्यक्रम पे काम करते हैं उतना लोग जो हैं उस पर विवाद तो करेंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि सही है, कुछ लोग कहेंगे कि इसको थोड़ा सा बदलना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये सही नहीं है। कम से कम वाद विवाद तो होगा उस पर। और मतलब हम लोग फील्ड में ये देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, काम कर रहा है या नहीं। और उसी प्रकार से मैंने कुछ नोट्स आपके पास भेजा है जिसमें मैंने कुछ कार्यक्रम सामने रखा है। जैसे कि वो कर्नाटक नोट में कुछ ठोस नेशनल लेवल पर कार्यक्रम क्या क्या हम ले सकते हैं आज जलवायु संकट के बारे में, ये मैंने रखा है। इस पर मेरे ख्याल से सोचना बहुत जरूरी है और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन अंत में यही कहूंगा कि एनवायरमेंटल मूवमेंट वो जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और मेरे पास आज अभी तुरंत तो समय कम होगा, लेकिन बाद में हम लोग चीन और यूएस के बीच में क्या हो रहा है, क्या युद्ध होने वाला है, ताइवान को वो क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या भारत और चीन के बीच में क्या हो रहा है, ये सब चीजें जो है इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। अंत में यही कहूंगा मैं
कि ये सब मूवमेंट्स में भारत का काफी बड़ा योगदान है। इसके दो कारण हैं। भारत हालांकि एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन एक डेमोक्रेसी है। आज भी हम जितना भी जो भी हो रहा है, हिंदुत्व की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग बात कर सकते हैं जहां पे और अगर किसी चीज को नापसंद है वो कह सकते हैं, हालांकि उसके मतलब रिएक्शंस हो सकते हैं, जरूर बात कर सकते हैं। बाकी जो बड़े देश जितने भी हैं उसमें चीन में तो आप बात ही नहीं कर सकते। यूएस में आइडियोलॉजी, यूएस और यूरोप में आइडियोलॉजी मतलब पूंजीवाद का आइडियोलॉजी का पकड़ इतना ज्यादा है, तो आपने बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब जितना भी एक्शन लो वहां पे तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें भारत का काफी, पीपल्स मूवमेंट का काफी बड़ा योगदान रहने वाला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए भारत में एक दूसरे के साथ प्लेटफॉर्म्स बनाना हर स्तर पे, सिर्फ पर्यावरण पे नहीं बल्कि हर स्तर पे प्लेटफॉर्म्स बनाना ये बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें कई सारे प्रॉब्लम जरूर रहेंगे कि हमारे दिशा जो है वो कुछ विपरीत हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई भी मूवमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये अगर वो समझते हैं कि हम ही कर सकते हैं, ये कल की बात है, ये मतलब भविष्य की बात नहीं है। इतना करके मैं समाप्त कर लेता हूँ यहाँ पे। कई सारे और चीज कहना था, लेकिन उसके लिए मैं मतलब अभी के लिए छोड़ दूंगा और इस पर बाद में बात कर सकते हैं।